हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज मैंने आप लोगों के लिए 5th लेक्चर का फर्स्ट पार्ट लिया है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम कम ऑन लेट्स गो डू दिस। एंड जो भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट थे। वो जितना भी मैंने आपको कवर किया था उसे आप बहुत अच्छे से मेमोराइज करने की कोशिश करना। जो भी मैंने बताया था उसे माइंड में रखना, क्योंकि वही चीज़ आपको अगेन एंड अगेन रिपीट होगा, इसलिए आप उसे अच्छे से अपने दिमाग में रखना। चलिए ओवरव्यू के साथ मैं आपको स्टार्ट करती हूँ। मैंने आपको क्या बताया था कि मेंडल ने 2 प्लांट सेलेक्ट किया था, एक टॉल था एंड एक डॉर्फ था। दोनों का जब मेंडल ने क्रॉसिंग कराया तो रिजल्ट क्या है कि कुछ सीड आए जिसको मेंडल ने उगाया, तो सारे के सारे प्लांट आपके लंबे वाले प्लांट आए थे। मेंडल ने सोचा मैंने तो एक क्रॉस कराया था एक टॉल वाले प्लांट को एक डॉर्फ वाले प्लांट के साथ, तो रिजल्ट क्या है कि सारे के सारे लंबे प्लांट आ गए। तो मेंडल ने सोचा कि क्यों ना मैं इस लंबे जितने भी प्लांट आए उसे सेल्फ पॉलिनेशन करा के देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। तो मेंडल ने जब ऐसा किया तो क्या रिजल्ट आया कि 3 प्लांट लंबे आ गए एंड एक प्लांट जो था वो डॉर्फ आ गया। तो रिजल्ट क्या आया, तो मेंडल ने ये कंक्लूड किया कि जो पहले नहीं दिखा, जो फर्स्ट जनरेशन में जो कैरेक्टर नहीं दिखा वो सेकंड जनरेशन में दिख गया। तो मेंडल शॉक हो गए। मेंडल को लगा कुछ तो ऐसा था जो कि पेरेंट से प्रोजनी को पास हो गया गैमेट के थ्रू। ओके, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग को पास हो गया गैमेट्स के थ्रू। तो चलिए अब इस चीज़ को हम लोग, उस टाइम पे मैंने आपको सिर्फ फिनोटाइप डिस्क्राइब किया था, हालांकि जीनोटाइप का भी थोड़ा बहुत ओवरव्यू दिया था। एंड यहाँ से मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जीनोटाइप यहाँ से स्टार्ट हो गया, तो यहाँ से आपको जीनोटाइप पे भी वर्क करना है एंड फिनोटाइप पे भी वर्क करना है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम कम ऑन लेट्स गो डू दिस। चलिए देखते हैं यहाँ से। Mendel also proposed that in a true breeding, tall and dwarf pea variety, the allelic pair of genes for height are identical or homozygous, capital T and small t respectively। तो देखिए ये कहना क्या चाहता है स्टेटमेंट, ये आपसे ये कहना चाहता है, देखिए तो ये जो प्लांट मैंने लिया है ये प्योर लाइन वाला लिया है। इसका जो सीड आएगा ना वो आपका कैपिटल T वाला इसका जीन निकलेगा। और जीन्स हमेशा पेयर में ऑकर करते हैं, ये मैंने आपको बताया था। दैट 2 जीन्स लिखते हैं, इसका मतलब यही है दैट जीन्स हमेशा पेयर में ऑकर करते हैं। तो ये लंबा वाला प्लांट है ना, तो देखिए इसी का मैंने आपको बताया था ना प्योर लाइन किसे बोलते हैं, जब उसी प्लांट का स्टिग्मा एंड उसी प्लांट का एंथर, ओव्यूल और पोलन किसी सेम प्लांट के रहे एंड तब रिप्रोडक्शन हो, तो वो एक ही कैरेक्टर रहता है उसमें, तो इसको हम लोग प्योर लाइन बोलते हैं। प्योर लाइन 2-3 जनरेशन तक वो होना चाहिए। टी तो इसे हम लोग, आप इसे फर्स्ट ले लो, सेकंड, थर्ड ले लो। तो ये आपका प्योर लाइन वाला लंबा प्लांट है एंड ये आपका प्योर लाइन वाला डॉर्फ प्लांट है। तो चलिए देखते हैं। तो मेंडल ऑल्सो प्रपोज दैट इन अ ट्रू ब्रीडिंग टॉल एंड डॉर्फ पी वैरायटी द एलेलिक पेयर ऑफ जीन्स फॉर हाइट आर आइडेंटिकल और होमोजाइगस। तो देखिए ये आपका प्योर लाइन वाला है ना, तो इसमें जो आपका जीन है वो आइडेंटिकल है। ये कैपिटल T जीन है एंड ये भी कैपिटल T है, दोनों एक दूसरे के सेम दिख रहा है ना, आइडेंटिकल है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, होमोजाइगस बोलते हैं। ये चीज़ मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था, यहाँ पे भी बता रही हूँ ताकि आपको अगेन एंड अगेन रिपीट होता जाए। एंड जो भी मैं आपको बताती हूँ किसी भी लेक्चर के दौरान, तो आप इसे ये मत समझो कि वो एनसीईआरटी का लाइन पढ़ के मैंने आपको नहीं बताया तो वो कहीं बाहर से है, ऐसा नहीं रहता है। वो एनसीईआरटी की लाइन्स ही रहती है। एक्चुअली होता क्या है कि मैं आपको समझाने के दौरान आगे का जो भी लाइन्स है उसको समझाने के लिए उसी टाइम पे आपको बता देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसलिए आप ये नहीं सोचना कि कहीं बाहर से है, ठीक है, जो भी है लाइन्स ही है। होमोजाइगस एंड ये आपका हेट्रोजाइगस है। ओ सॉरी, हेट्रोजाइगस लिख रही है। ये भी होमोजाइगस रिसेसिव वाला, ये होमोजाइगस डोमिनेंट वाला है एंड ये होमोजाइगस रिसेसिव वाला है। क्योंकि आपने सुना ही होगा या फोकस किया होगा जब मैंने बताया था दैट इन दोनों का क्रॉस हुआ था, तो
प्लांट कैसे दिख रहे थे, जितने भी प्लांट आए थे, 4 प्लांट आए थे, तो आपके सारे के सारे दिख रहे थे इस वाले पेरेंट के जैसे लंबे दिख रहे थे। एक भी ऐसा नहीं आया था जो कि आपका शॉर्ट दिख रहा था, सारे के सारे लंबे आए थे, इसलिए ये डोमिनेंट है एंड ये वाला रिसेसिव है। ये बस आपको समझाने के लिए समझा ही दी। तो यहाँ से चलती है, यहाँ से। तो चलिए देखिए, कैपिटल T एंड T आर कॉल्ड द जीनोटाइप। तो इसको हम लोग, ये जीन लिखा ना मैंने, ये जीन लिखा इस अल्फ़ाबेट के थ्रू, मैंने आपको जीन के बारे में बताया ना, तो इसको हम लोग जीनोटाइप बोल देंगे। इसके बारे में, ये स्मॉल t के थ्रू मैंने आपको जीन्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दी, इसलिए इसको हम लोग जीनोटाइप बोलते हैं। एंड फिनोटाइप किसे बोलते हैं, जब वो ऊपर से जैसा भी दिखता है उसे हम लोग फिनोटाइप बोलते हैं। जैसे ऊपर से ये टॉल दिख रहा है ना, तो टॉल लिखेंगे, डिस्क्रिप्टिव टर्म में टॉल लिखेंगे, तो ये इसका फिनोटाइप हो गया। एंड ये जो आपका शॉर्ट दिख रहा है, डॉर्फ दिख रहा है, तो इसका ये फिनोटाइप हो गया क्या, कि ये डॉर्फ दिख रहा है तो वो उसका फिनोटाइप है। फिनोटाइप का मतलब ही होता है अपीयरेंस, वो दिख कैसा रहा है उसे हम लोग फिनोटाइप बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये आपका जीनोटाइप हो गया। एंड ये टॉल दिख रहा है, ये टॉल वाला प्लांट है, इसलिए ये आपका फिनोटाइप है इसका। एंड ये डॉर्फ वाला प्लांट है, ये इसका फिनोटाइप है। जीनोटाइप वाइल द डिस्क्रिप्टिव टर्म टॉल एंड द डॉर्फ आर द फिनोटाइप। ये देखिए जो भी मैंने बोला उसका यही मतलब है। यहाँ तक हो गया। What then would be the phenotype of a plant that had a genotype? हाँ, ये आपका हेट्रोजाइगस वाला आ गया। देखिए समझाती हूँ। जब इसका जो आपका एंथर है, इसे आपने फॉरसेप्स की मदद से यहाँ से हटा दिया, ओके। एंड इस वाले का एंथर आपने इस्तेमाल किया। एंथर जो है, पॉलन जब निकलने लगा इस एंथर से, तो आपने क्या किया, पॉलन लेकर इस वाले प्लांट के स्टिग्मा पे आपने छिड़क दिया इसे। तो जो सीड सेट हुआ उसमें क्या आया रिजल्ट, कि एक जीन इसका आ गया, इसके स्टिग्मा का जीन कैपिटल T वाला था, इसके स्टिग्मा का जीन कैपिटल T वाला था। एंड इसके पॉलन का जीन, ये तो डॉर्फ वाला है, तो इसका तो स्मॉल t होगा ना, तो इसका जीन, तो जो सीड निकला उसका जीनोटाइप ये आ गया। जीनोटाइप इसका ये आया है। आप समझ गए ना। अब आपको आई गेस कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इसका जीनोटाइप ऐसा कैसे आ गया, क्योंकि मियोसिस होता है ना, तो सेग्रीगेट होता है, आगे आपको बताना ही है। पहले आप यहाँ देख लो। तो देखिए, तो यहाँ पे ये आपको स्टेटमेंट बोल रहा है, व्हाट देन वुड बी द फिनोटाइप ऑफ प्लांट दैट हैड अ जीनोटाइप कैपिटल T एंड स्मॉल t। तो मैंने आपको क्या बताया कि इसका डबल कैपिटल T है तो ये लंबा दिखा, इसका डबल स्मॉल t है तो ये छोटा दिखा। तो ये इसमें तो एक लंबा वाला भी है, एक छोटा वाला भी है, तो ये कैसा दिखा, इसका जो फिनोटाइप है, इसका जब हम लोगों ने प्लांट उगाया तो ये कैसा दिखा, तो ये आपका दिखा इस वाले प्लांट के जैसा दिखा, टॉल दिखा। बट इसमें कैरेक्टर क्या था, इसका जो जीनोटाइप यहाँ पे है, यहाँ लिख दे देखी हूँ मैं, इसमें कैरेक्टर टॉल का भी था, डॉर्फ का भी था, बट ये दिखा किस वाले पेरेंट के जैसे, इस वाले लंबे वाले पेरेंट के जैसे दिखा। इसलिए दिखा क्योंकि ये डोमिनेटिंग पेरेंट था, ठीक था। एज मेंडल फाउंड दैट द फिनोटाइप ऑफ F1 हेट्रोजाइगट, एंड ये हेट्रोजाइगट है। ये देखिए, ये आइडेंटिकल कैपिटल T दोनों आइडेंटिकल दिख रहा है, एकदम सेम है ना, ऐसा डिफरेंट नहीं है ना। एंड ये देखिए, ये भी स्मॉल t, ये भी स्मॉल t, ये भी दोनों का एकदम आइडेंटिकल है, बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है। एंड ये क्या है, ये एक आपका कैपिटल T है, ये एक स्मॉल t है, तो ये डिफरेंट है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोजाइगस बोलते हैं। इसको हम लोग हेट्रोजाइगस बोलते हैं। होमोजाइगस इसको बोलते हैं क्योंकि ये आइडेंटिकल है, एंड ये हेट्रोजाइगस इसको बोलते हैं क्योंकि ये डिफरेंट दिख रहा है। इसलिए तो मेंडल के हिसाब से, मेंडल ने क्या किया, एज मेंडल फाउंड द फिनोटाइप ऑफ F1 हेट्रोजाइगट T टू बी एग्जैक्टली लाइक वन ऑफ द पेरेंट। तो इसका जो फिनोटाइप था, जो मैंने अभी बताया कि ये किस तरीके का दिखा, तो इसका जो फिनोटाइप था ये टॉल वाले पेरेंट के जैसा दिखा। फिनोटाइप इसका टॉल वाले पेरेंट के जैसा दिखा। He proposed that in a pair of dissimilar factor, one dominates the other and hence is called the dominant factor, while the other factor is recessive. तो मेंडल ने जब ये देखा कि इसका क्रॉस कराया इसके साथ, तो क्रॉस कराने के बाद क्या रिजल्ट आया कि
जीनोटाइप तो इसका ऐसा था, बट वो दिखा किस पेरेंट के जैसे, इस पेरेंट के जैसे दिखा, तो इसका मतलब ये पेरेंट डोमिनेटिंग था। तो जीन कौन सा डोमिनेटिंग है, तो डोमिनेटिंग जीन आपका ये कैपिटल टी वाला डोमिनेटिंग जीन हो गया, एंड स्मॉल टी वाला आपका रिसेसिव जीन हो गया। एकदम ध्यान से देखना और बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। और जहाँ कहीं भी आपको दिक्कत हो, मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ कि आप बिल्कुल बेझिझक होकर कमेंट करना कि मुझे यहाँ नहीं समझ में आया, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको समझाने की। एंड फाउंड इन द one and hence is called the dominant factor while other factor is recessive। तो इसमें इन दोनों में डोमिनेंट कौन है, ये कैपिटल टी वाला डोमिनेंट है, क्योंकि ये लंबा है, ये भी लंबा दिख रहा है, तो ये डोमिनेंट हो गया। ये वाला जीन जो है, ये वाला इसका जीन जो है ये डोमिनेंट हो गया, एंड ये वाला रिसेसिव हो गया, क्योंकि ये इसके तरह दिखा नहीं इसलिए ये रिसेसिव हो गया। इन दिस केस कैपिटल टी फॉर टॉलनेस इज डोमिनेंट ओवर टी, वही बात बोल रहा है अगेन, फॉर डॉर्फनेस, एंड स्मॉल टी फॉर डॉर्फनेस दैट इज रिसेसिव। स्मॉल टी फॉर डॉर्फनेस जो था वो रिसेसिव दिखा। ही ऑब्जर्व्ड आइडेंटिकल बिहेवियर फॉर ऑल अदर कैरेक्टर्स ट्रेट्स पेयर दैट ही स्टडीड। तो मेंडल ने क्या देखा कि मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स पढ़ा था, ये तो हम लोग सिर्फ पी प्लांट का लेते हैं एंड टॉल एंड डॉर्फ कैरेक्टर के हाइट के बेसिस पे लेते हैं, बट आपको याद होगा कि मैंने आपको एक चार्ट बताया था जिसमें मैंने 7 कैरेक्टर्स बताए थे। आपको वो भी एग्जांपल याद होगा आई गेस, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैम जो है क्लास में आती है तो मैम 7 कैरेक्टर के बेस पे स्टूडेंट्स को चुनती है। एक जो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा बदमाश है तो जो उसी बदमाशी में जो सबसे ज़्यादा बदमाश है उसे चुनती है, एंड उसी बदमाशी में एक स्टूडेंट को चुनती है जो बिल्कुल बेचारा भोला है, उसे पता ही नहीं है कि बदमाशी भी कुछ होता है। एंड मैंने एक और लिया था आपका जिसमें ब्रिलियंट का केस लिया था, जो एक बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है, कैरेक्टर सेम ही है कि वो कोई कितना तेज है, कोई कितना तेज है, एंड उसी में एक जो बहुत ज़्यादा तेज है एंड एक जो बहुत ज़्यादा जीरो है। ओके, एंड आपका एक और लिया था मैंने, तो मैम ने क्या किया कि एक जो सबसे लंबा है उसे लिया एंड एक जो सबसे छोटा है उसे लिया। तो इस तरीके से मैंने आपको 3 कैरेक्टर्स बताए थे, उसी के बेस पे मेंडल जो थे उन्होंने क्या किया था कि उसी तरीके से 7 कैरेक्टर्स उन्होंने भी चुना था, एंड तो उन्होंने 7 कैरेक्टर्स चुना था, तो जो रिजल्ट इस वाले केस में आया उन 7 के साथ भी उन्होंने जब करके देखा तो सेम ही रिजल्ट आया। जस्ट लाइक अगर फ्लावर का कलर मैं ले लेती हूँ तो फ्लावर के कलर में मैंने आपको याद होगा बताया था कि वॉयलेट कलर फ्लावर जो होता है वो बहुत खूबसूरत दिखता है, तो वो डोमिनेंट मैंने आपको बताया था, एंड एक जो वाइट कलर का फ्लावर दिखा था वो डोमिनेंट नहीं था, रिसेसिव था। तो चलिए उसका भी आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ, टी रह गया है यहाँ पर। तो देखिए सपोज दैट ये वॉयलेट वाला फ्लावर है एंड ये आपका वाइट वाला फ्लावर है। तो वॉयलेट के लिए हम लोग जो जीन लेते हैं आपका यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, वॉयलेट के लिए कैपिटल W लिखते हैं, तो इसका हम लोग वॉयलेट फ्लावर लिए हैं इसलिए हम लोग डबल कैपिटल W लिखेंगे। ओके, एंड इस वाले का आप ले लीजिए स्मॉल w, तो ये देखिए ये प्योर लाइन वाला है। तो मेंडल ने क्या किया कि इसे भी कराया, इसी टाइप के 7 कैरेक्टर्स लिए थे, मैं आपको 2 बता दे रही हूँ। देखिए ये वॉयलेट वाला फ्लावर है, ये वाइट वाला फ्लावर है, जीन लिया था उन्होंने, W से डिनोट किया था वाइट को, वाइट और वॉयलेट दोनों को दिखाने के लिए W से डिनोट किया था। तो ये वॉयलेट वाला है, डोमिनेंट है, इसलिए हम लोग इसके लिए डबल कैपिटल W लिए हैं एंड इसके लिए डबल स्मॉल w। ये आपको कोई बताएगा नहीं, यहाँ पे मैं आपको बता दे रही हूँ। बट तो इसका इसके साथ कराया मेंडल ने, जब कराया क्रॉसिंग कराया तो क्या रिजल्ट आया, एक W आया जीन में एंड एक स्मॉल w आया। तो वो ये जो प्लांट निकला, ये जो प्लांट निकला ये दिख कैसा रहा था, इसका कलर किस तरीके का दिख रहा था, ये एकदम अपने पेरेंट, एक जो डोमिनेटिंग पेरेंट है उसके जैसा दिख रहा था, वॉयलेट दिख रहा था। सपोज दैट 4 सीड उसमें से निकला एंड चारों को उगाया गया, तो चारों जो था, चारों का 4 वॉयलेट दिख रहा था, एक डोमिनेटिंग पेरेंट के जैसा दिख रहा था। एंड सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ कि 3 फ्लावर वॉयलेट दिखे एंड एक जो है आपका वाइट दिख गया। तो ये आपका रिसेसिव, वाइट वाला जो फ्लावर था वो रिसेसिव हो गया। तो यहाँ पे हो गया, चलिए देखते हैं आगे। तो इसी तरीके से मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स लिया था, मैंने आपको 2 करके बता दिया है यहाँ पे।
ही ऑब्जर्व दैट आइडेंटिकल बिहेवियर फॉर ऑल अदर कैरेक्टर्स, उन्होंने ऑब्जर्व किया आइडेंटिकल सेम बिहेवियर फॉर ऑल अदर कैरेक्टर्स ट्रेड्स पेयर दैट ही स्टडीड, जितने भी पेयर्स उन्होंने स्टडी किए थे उन सभी में सेम रिजल्ट उन्होंने देखा। इट इज़ कन्वीनियंट एंड लॉजिकल टू यूज़ कैपिटल एंड लोअर केस ऑफ एन अल्फ़ाबेट सिंबल टू रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस। तो ये क्या है कि हम लोग ऐसा क्यों लिखते हैं कि कैपिटल टी लिखते हैं एंड स्मॉल टी लिखते हैं, ताकि हम लोग को ये कन्वीनियंस मिले, मतलब हम लोग को अच्छा रहे कि हम लोग समझ पाएँ एंड इसे कंफ्यूज ना हो कि क्या है, किस जिन के लिए है। जस्ट लाइक अगर हम लोग टी ले लिए एंड डी ले लिए तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि ये टी किसके लिए है एंड डी किसके लिए है, अलग अलग जीन समझ में आने लगेगा। कैरेक्टर जो है हाइट, एंड हाइट के बेसिस पे आपको 2 जीन लेना है, तो एक कैपिटल टी लिए, इससे पता चला कि वो हाइट का कैरेक्टर है, टी से टॉल, एंड एक स्मॉल टी लिए, इससे ये पता चला कि ये स्मॉल टी है लेकिन है तो टी ही, तो टी है तो वो हाइट का जीन है। इसलिए हम लोगों ने एक कैपिटल लिया एंड एक स्मॉल लिया, डी नहीं लिया। अगर कैपिटल टी लेते और डी लेते तो कंफ्यूज हो जाते ना कि पता नहीं ये दोनों हाइट का ही है या किसी और चीज़ का है। इसलिए हम लोगों ने कन्वीनियंस के लिए कैपिटल टी एंड स्मॉल टी लिया। Do not use T for tall and D for dwarf because you will find difficult to remember whether T and T are alleles of the same gene. Yes, allele can be similar in the case of homozygotes. allele फिर अगेन वही आपको दे रहा है, allele सिमिलर होते हैं। होमोजाइगट्स के केस में allele आपके सिमिलर है, देखिए allele जो है सिमिलर है एकदम, एंड कैन बी डिसिमिलर इन द केस ऑफ हेट्रोजाइगस के केस में allele जो है हेट्रोजाइगस के केस में डिसिमिलर है। ये देखिए हेट्रोजाइगस के केस में एक आपका कैपिटल है, एक स्मॉल टी है, आइडेंटिकल नहीं है, इसलिए हेट्रोजाइगस इसको बोलते हैं। ये चीज़ अगेन लिख दिया है। Since the TNT plant is heterozygous for gene controlling one character height, it is monohybrid and the cross between T and T is monohybrid। तो ये जो निकला तो ये था क्या, ये हाइब्रिड था, ये आपका क्या था, हाइब्रिड था। जस्ट लाइक अगर आपको पिछले वाले एग्जांपल याद है, मैंने आपको बताया था कि एक जो राइस का प्लांट है जिसमें कि सेब तो बड़ा है, वो साइज़ तो राइस का बड़ा है बट उसमें खुशबू नहीं है, एंड एक जो ऐसा प्लांट है जिसमें कि साइज छोटा है बट उसमें खुशबू बहुत है, एंड आप चाहते हो कि काश ऐसा होता कि इसका साइज भी बड़ा होता एंड उसमें खुशबू भी होता। तो आपने क्या किया, जो साइज़ बड़ा वाला प्लांट है एंड जो साइज छोटा वाला प्लांट है, जो खुशबू वाला प्लांट है, उन दोनों को एक दूसरे के साथ क्रॉसिंग करा दिया। तो क्या रिजल्ट आया कि उसमें साइज़ भी बड़ा था एंड खुशबू भी था। एग्जैक्टली तो वो क्या हुआ, एक हाइब्रिड प्रोड्यूस किया ना आपने। जो भी आपको डिज़ायरेबल कैरेक्टर चाहिए था उसको पाने के लिए आपने एक दूसरे को क्रॉस करा दिया, तो जो रिजल्ट आया वो आपका हाइब्रिड आया। एग्जैक्टली लाइक दैट मेंडल ने क्या किया, एक वॉयलेट को, एक वाइट को, और आप टॉल और डॉर्फ भी ले लो, एक टॉल को डॉर्फ के साथ करा दिया, तो जो रिजल्ट आया एक टॉल का कैरेक्टर था, उसके अंदर एक डॉर्फ का कैरेक्टर था। बट यहाँ डोमिनेंस का केस है, इसलिए वो दिखने में एक पेरेंट के जैसा था बट उसके अंदर कैरेक्टर स्मॉल वाले पेरेंट का भी था, यानी डॉर्फ वाले पेरेंट का भी था। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड बोलते हैं। ये एक हाइब्रिड है, ये आपका हाइब्रिड है, एंड इस फर्स्ट जनरेशन में आया है ये, इसलिए इसको फर्स्ट क्रॉस बोलेंगे। इट इज़ मोनो हाइब्रिड एंड क्रॉस बिटवीन टी इज़ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। यस, इसको क्या बोलेंगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस है ये। From the observation that the recessive parental trait is expressed without any blending in the F2 generation, we can infer that when tall and dwarf plant produce gametes by process of meiosis, the allele of parental pair segregate from each other and only one allele is transmitted to a gamete। तो देखिए हुआ क्या कि इससे ये हुआ, इसका ये मतलब है कि मियोसिस होता है ना, मियोसिस आपने अगर सेल डिवीजन पढ़ा है तो आपको मियोसिस के बारे में पता होगा। मियोसिस क्या होता है, दैट मियोसिस में हैप्लॉइड फॉर्म करता है, पॉलन जो है वो हैप्लॉइड कंडीशन में रहता है। आपको ये पता होगा कि हैप्लॉइड में रहता है। तो सपोज दैट इसका जो एलील है डबल टी वाला है, तो ये जब सेल डिवीज़न करेगा तो क्या होगा कि मियोसिस होगा, तो उसमें हैप्लॉइड कंडीशन आता है, इसलिए उसमें क्या है कि एक ही इसमें का जीन जाता है। वो आप इतना नहीं भी समझो, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि एक इसमें से लेते हैं, एक इसमें से, एक इस वाले में से लेते हैं। तो वही मतलब है, क्योंकि पॉलन तो आपका हैप्लॉइड कंडीशन में रहता है ना, हैप्लॉइड रहता है, एंड जो आपका ओव्यूल है वो भी हैप्लॉइड रहता है। हैप्लॉइड रहता है तो इसका हैप्लॉइड वाला था, तो इसका जीन हम लोग टी लिए, ये भी हैप्लॉइड वाला था, ये भी आपका हैप्लॉइड वाला था, तो इसका हम लोग स्मॉल टी लिए, एंड दोनों मिलके जब हुआ रिजल्ट आया तो एक कैपिटल टी आया, एक कैपिटल टी आया, एक स्मॉल टी आया। यही आपका कहना चाहता है, मियोसिस के थ्रू होता है। तो
From the observation, recessive parental trait is expressed without any blending in the F2 generation. Yes, we can infer that tall and dwarf plant produces gametes by process of meiosis. Yes, तो आपको मैंने ये समझा दिया, यहाँ पे ये ख़त्म हो गया। एंड इन दोनों को क्रॉस को हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। हो गया, यहाँ तक तो इतना ही तो था। आई गेस ये आपको थोड़ा लेंदी लग रहा होगा, बट जब आप क्रॉसिंग करने लगोगे ना, जब पनेट स्क्वायर में बताऊंगी कि ऐसे ऐसे क्रॉस करते हैं, तो बहुत ईजी लगने लगेगा दैट आप ABCD बता रहे हो, एंड बहुत ईजी हो जाएगा। जो आप इतना हार्ड समझते हो कि कैसे करेंगे, ये इसका रिजल्ट को रॉन्ग आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। इसको आप एक बार समझ लो। इसे मैं आई गेस इतने देर में मैंने जितना आपको बताया वो आपको समझ में आ गया होगा, एंड अब आप क्रॉसिंग के लिए रेडी हो गए। हालांकि जो भी इसका बचा हुआ है उसे जल्दी से ख़त्म करती हूँ, उसके बाद मैं आपको क्रॉसिंग करना सिखाऊंगी एंड इससे बेस्ड क्वेश्चन भी कराऊंगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।